हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम एक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं और ये पेपर 2 के लिए लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, क्लास के लिए किसके लिए है, यानी कि ये हमारा एमए 4 सेमेस्टर का जो पार्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इन बच्चों के लिए है। ओके, तो देखिए जो हमारा पेपर 2 है जिसका नाम है केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेसेस। ओके, जिसे हिंदी में बोला जाता है असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि देखिए इस बार मैं आप लोगों की 4 सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से नहीं करा पाई हूँ। ठीक है, बस 2 ही 4-5 क्लास जो भी दे पाई थी फर्स्ट पेपर में उतना ही दे पाई, सेकेंड पेपर में वो भी नहीं दे पाई। बट एक चीज़ आप लोग ये जान लीजिए कि जो फर्स्ट पेपर में आप लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सेकेंड पेपर में भी बनेंगे। ओके, जो एक आपका पेपर बचता है पेपर 3 एंड पेपर 4, ठीक है, तो पेपर 3 आपका सबसे टफ है। ठीक है, क्योंकि वो साइंटिफिक राइटिंग है। ठीक है, आपको रिसर्च से संबंधित है। तो जो पेपर 3 है उसके लिए मैं कल मॉर्निंग में ही आप लोगों को, मॉर्निंग क्या, ये तो खुद ही मैं आज अभी 3 बजे रात बज रहे हैं। ठीक है, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ अभी जस्ट। तो अब जो आप लोगों का थर्ड पेपर है इवनिंग तक आप लोगों को मैं एक शॉर्ट, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है शॉर्ट क्वेश्चन आया है उसका पूरा हम क्वेश्चन आंसर डिटेल में आप लोगों को देंगे। एंड उसके बाद लास्ट वाला सॉरी लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन है उसको देंगे। ओके, और आप लोग का थर्ड पेपर का एग्जाम कब है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड आप लोग पेपर भी मुझे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर मेरे शेयर कर दीजिएगा। ओके, जैसा भी पेपर आपका आएगा और क्वेश्चन फंसे हैं इस क्लास से आपके या नहीं ये मुझे आप लोग 100% श्योर बताइएगा। बट मैं 100% आप लोगों को बताती हूँ कि आज के इस क्लास से आप लोगों के कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम आप लोगों के 2022 में हुआ था, ठीक है, वही क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्लास में। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम आपको इस क्लास की शुरुआत करें आप सबके साथ। इसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिएगा। ठीक है, इस बार मुझे बहुत ही खेद हो रहा है कि मैं आप लोगों के लिए क्लास नहीं ले पाई। ठीक है, बट मैं भी बहुत बिजी थी। अभी मैं यानी कि 26 को ही मैं बनारस गई थी, काम था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो गई थी। फिर आते आते मेरे को 4-5 बज गया, काफ़ी थक गई थी, सो गई। फिर 11 बजे उठी हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर अपना की, खाना पीना खाई, उसके बाद आप लोगों का यही PDF में तैयार किया। इसके बाद थोड़ा सा आराम भी की। फिर इसके बाद नींद भी नहीं आ रही थी, टेंशन था माइंड में कि बच्चों को पढ़ाना है, उन लोगों का क्लास नहीं हुआ है। सब बोलेंगे कि मैम देखो आधा पढ़ाती हैं, आधा पढ़ाती ही नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सबसे पहले एक क्लास दे दूँ। और जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आप लोगों का पेपर 2 बजे से है, तो आप लोग इस क्लास को 1 से 2, 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पर क्या दिया है, पहला नंबर है निम्नलिखित क्वेश्चन के लघु उत्तर दीजिए। इसमें हम आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हमको लघु यानी कि 10 क्वेश्चन आपके इसमें लघु थे, ठीक है, तो इसमें आपको लघु आंसर लिखना था, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट लगा है उससे ज़्यादा डिटेल में भी इसके आंसर को लिखा है। ठीक है, ताकि यदि आप लोगों में कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड यानी कि जो 10 क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएँगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के यदि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो भी आप लोग उसको कर लीजिए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से हम आप लोगों को आज के 10 क्वेश्चंस कराएँगे। ओके, चलिए क्लास थोड़ी-सी लंबी होगी तो क्या से आप लोग लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर विशिष्ट बालकों को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को पेपर 1 में सामान्य बालक एंड विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएँगे, केवल परिभाषित करने के लिए हमसे पूछा था 2022 के एग्ज़ाम में, तो केवल हम परिभाषित करेंगे यानी कि डिफाइन एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन। ठीक है, विशिष्ट बालकों को हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए हेडिंग डालेंगे अपना कि विशिष्ट बालक की व्याख्या विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रकार से दी है। ओके, सबसे पहले आपका इसमें आते हैं एक मनोवैज्ञानिक क्रो एवं क्रो के अनुसार। देखिए क्रो एवं क्रो ने विशिष्ट बालकों को कैसे परिभाषित किया है। क्रो एवं क्रो का कहना है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों या
साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। यानी कि जो आपके क्रो एवं क्रो हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो विशिष्ट प्रकार या फिर विशिष्ट एक पद होता है, ठीक है, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि विशेष, कोई चीज़ विशिष्ट है हमारे लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है, अलग है सबसे, ठीक है? तो कोई गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, सभी के अंदर कोई न कोई एक विशिष्ट गुण होता है जिसकी वजह से वह अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसी गुण के माध्यम से, ठीक है? और इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएँ जो होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। ओके? तो ये आप लोग समझिएगा। हो सकता है देखिए कि आप लोगों के अंदर भी कोई विशिष्ट गुण हो, कोई बहुत अच्छा खाना बनाता होगा, ठीक है? कोई बहुत अच्छा डेकोरेशन करता होगा, कोई रंगोली बनाता होगा, कोई सिलाई बहुत अच्छा करता होगा, कोई कढ़ाई बहुत अच्छा करता होगा, ठीक है? तो लोग आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है? आपके पास करीबी होंगे कि नहीं, हाँ, ये चीज़ इसको बहुत अच्छा आता है, हमें भी सिखा दो, ठीक है? या हम भी अपना इससे काम करवा लें। सिलाई के मामले में तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? यदि आपको सिलाई होता रहेगा ना, आता रहेगा, तो 10 लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, कहेंगे मेरा कर दो, मेरा कर दो। तो आप लोग क्या है कि कोई भी डेफ़िनेशन है, ठीक है? उसको एकदम एग्ज़ैक्ट मत याद करिएगा, ठीक है? अपने लैंग्वेज में तैयार करिएगा। अपने लैंग्वेज में आप लोग तैयार करेंगे तो लिखने में आसानी होगी, ओके? सेकंड आपके पॉइंट्स हैं अ, एस.ए. किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार, देखिए क्रो एवं क्रो वाला बहुत ही बेस्ट आपका डिफिनेशन है विशिष्ट बालक के लिए, तो उसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें देखिए आपका एस.ए. किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार क्या कहा गया है कि एक विशिष्ट बालक वह है जो किसी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालयी कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है, ठीक है? यानी कि देखिए, जो आपके एस.ए. किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार कहा गया है कि एक विशिष्ट बालक वह बालक होता है जो कि शारीरिक, ठीक है, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं में से किसी सामान्य बालक से उस सीमा से क्या होता है, विचलित होता है, ठीक है? जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालयी कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। ओके? एंड 2 आपके परिभाषा हो गए हैं, तीसरा और चौथा देखिए मैंने 4 परिभाषाएँ ली हैं ताकि आप लोगों को जो भी ईज़ी लगे आप लोग थोड़ा-सा तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला आपका जो है क्रो एवं क्रो का आंसर वो बहुत ही बेस्ट है, उसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा, पेपर में आएगा तो, ठीक है? यहाँ पर देखिए सचवार्ज है, ठीक है? यहाँ पर श्वार्टज रहेगा, ठीक है? श्वार्टज के अनुसार इनका कहना है कि जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तब हम उस व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रखते हैं। यानी कि देखिए जो श्वार्टज साहब हैं, इनका कहना है कि जब हम किसी को विशिष्ट कह कर के वर्णित करते हैं तब हम उस व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं उनसे अलग रखते हैं, ठीक है? एंड फोर्थ आपका पॉइंट है हीवर्ड के अनुसार। हीवर्ड के अनुसार देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा है बट ये समझने पर है आप लोगों को, ठीक है? अगर ये समझ लेंगे तो ये भी आपका डेफिनेशन बहुत अच्छा है। हीवर्ड ने कहा है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, ठीक है? यानी कि विशिष्ट बालक में वो बच्चे आते हैं या तो जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या फिर जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए विशिष्ट बालक हम लोग किसको कहते हैं? एक तो वो जिसका बुद्धि लब्धि एकदम कम होता है, ठीक है, बिल्कुल 10 होता है, और एक विशिष्ट वो कहलाता है जिसका आईक्यू लेवल आपका 140 के प्लस होता है, ठीक है? तो ये दोनों ही बालक विशिष्ट कहलाते हैं, यानी कि एक बहुत अच्छा रहेगा वो भी विशिष्ट कहलाएगा, एक बहुत बुरा रहेगा वो भी विशिष्ट कहलाएगा।
बस कुछ नहीं कहलाएगा, तो जो आपका औसत बालक है, जो सामान्य बालक है, उनको ही विशिष्ट नहीं कहा जाएगा। ठीक है? आगे है, या जिनको व्यावहारिक, सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं, या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी होती है। ठीक है? आप बस इतना भी याद कर लेंगे ना, तब भी आपको बहुत है। ओके, सॉरी, यहाँ तक नहीं, आपका यहाँ तक। ठीक है? इतना भी आप लोग यदि कीवर्ड के अनुसार तैयार कर देते हैं, हम कहेंगे आप लोग 2 परिभाषा अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है? एक क्रो एवं क्रो, एक कीवर्ड। अब देखिए टाइम तो है नहीं, बट फिर भी अगर आप लोग मन से 4 घंटा बैठ करके भी, 2 बजे से एग्ज़ाम है, ठीक है? आप लोगों को ये क्लास जो है वो 5 बजे मॉर्निंग तक मिल जाएगी। ठीक है? यदि आप लोग 5 बजे मॉर्निंग में भी उठते हैं, आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिलता है, इसलिए मैं बोलती हूँ सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं तुरंत वीडियो अपलोड होता है, उसके बाद में इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ। ठीक है? फटाक से आपके पास मैसेज जाएगा, या फिर आप लोग यूट्यूब का बेल आइकन का जो बटन है लर्न विद अल्पना का, वो ऑन कर किए रहिए, ताकि नोटिफिकेशन आए, आप सभी लोगों को फटाक से पता चले और आप लोग क्लास अपना स्टार्ट कर दें। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आप लोग 5 बजे से अगर पढ़ रहे हैं, 10 बजे तक कंटिन्यू यदि आप लोगों ने तैयारी कर लिया, ठीक है? और जो भी पढ़िए कॉपी में नोट्स बनाइए। ठीक है? अगर आपका 1 घंटा बाद भी एग्ज़ाम है, तब भी आप लिख कर के जाइए, तो आप यदि लिख कर जा रहे हैं, तो वो 3-4 घंटे तक आपके माइंड में ज़रूर रहेगा। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है कि विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना क्या है? तो देखिए, अब आपसे हम एक चीज़ बताना चाहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर तो केवल आपसे पूछा है कि विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना क्या है? लेकिन देखिए, विकलांग बच्चों के लिए पेंशन योजना भी चलाई गई थी। ठीक है? छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। ओके, अभी सब मैं बताऊँगी। ठीक है? कृत्रिम अंग या सहायता उपकरण चलाया गया है। विकलांग से शादी करने पर पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपका एक चलाया गया है। दुकान निर्माण योजना चलाया गया है। विशिष्ट विकलांग को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और विभागीय संस्थाएं। ठीक है? तो ये सभी क्या है कि आपकी एक योजनाएं चलाई गई हैं विशिष्ट बालकों के लिए। लेकिन है क्या कि आप लोगों से केवल केवल ये पूछा गया है कि विशिष्ट बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना क्या है। तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी, यानी कि जितने भी 7 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, ये सातों आप लोग पढ़ लीजिए। क्या पता पिछली बार छात्रवृत्ति योजना दिया था, इस बार पेंशन योजना दे दे, या फिर आप लोगों से कुछ और कृत्रिम अंग सहायता उपकरण के बारे में पूछ ले। ठीक है? या फिर विकलांग से शादी करने पर क्या पुरस्कार मिलते हैं, इसके बारे में पूछ ले आपसे। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज, जैसा कि है वैसे ही देखेंगे। ठीक है? छात्रवृत्ति के लिए वो तो मैं आपको रेड से हाईलाइट की हूँ, वो तो आपको पढ़ाऊंगी ही। ठीक है? सबसे पहले देखिए कि विकलांग बच्चों के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई गई थी। सबसे पहले देखिए, इसमें पेंशन योजना चलाया गया था। ठीक है? इसमें ऐसे निराश्रित विकलांग व्यक्ति जिनकी मासिक आय ₹225 से कम है, ठीक है? यानी कि महीने की जो आय है वो ₹225 से कम है, को ₹125 प्रति माह की दर से भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है। यानी कि जो ऐसे विकलांग हैं जिनका मासिक आय जो है, ठीक है? यानी कि महीने में यदि उनका जो आय है ₹225 से कम है, तो उनको हर महीने ₹125 भरण-पोषण के लिए अनुदान दिया जाता है। ठीक है? और देखिए, ये जो योजना है वर्तमान में, इसमें लगभग 1.40 लाख विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हैं, यानी कि लगभग 1.5 लाख व्यक्ति लाभान्वित है इस पेंशन योजना से। यानी कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है? आपके भी अगल-बगल कोई है, तो उसको ये बताइए कि ये योजनाएँ विकलांग व्यक्तियों के लिए है, तुम भी ये फ़ायदा उठाओ। ठीक है? चलिए, ये तो रहा पेंशन योजना। दूसरा है आपका छात्रवृत्ति योजना, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। छात्रवृत्ति योजना में क्या है कि अध्ययनरत विकलांग बालकों जिनके अभिभावकों की मानसिक आय, ठीक है, यानी कि सॉरी मासिक आय, ओके, महीने की मासिक आय ₹2000 से कम है, को कक्षा 1 से 5 में ₹25 प्रति माह। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे विकलांग हैं और वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जिनके माता-पिता की जो आय है यदि ₹2000 से कम है, तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक बच्चे को ₹25 प्रति माह मिलेगा। ठीक है? जब बच्चा कक्षा 6 से लेकर के 8 में जाएगा, पढ़ेगा, ठीक है, तो उसको ₹40 प्रति माह मिलेगा। एंड जब बच्चा 9 से लेकर के 12 में पढ़ेगा, तब उसको ₹400 प्रति माह मिलेगा। ठीक है? स्नातक कक्षाओं में भी
₹400 प्रति माह मिलेगा, ठीक है। एंड स्नातकोत्तर यानी कि जब वो पीजी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ेगा तो उस छात्र को ₹700 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान कर लगभग 20,200 छात्रों को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। जो लोग विकलांग हैं और जिनके माता-पिता की जो मासिक आय है वो ₹2000 से कम है, तो 1 से 5 की कक्षा में पढ़ेंगे तो ₹25, 6 से 8 तक पढ़ेंगे तो ₹40 प्रति माह, लेकिन यानी कि हर महीने आपको ₹40, 9 से 12 में जब वो पढ़ेंगे तो ₹400, ठीक है। स्नातक कक्षाओं में जाएँगे तब भी उनको 400, एंड स्नातकोत्तर या फिर अन्य जब आगे की पढ़ाई करेंगे उनको ₹700 प्रति माह दिया जाएगा। और ऐसे यानी कि जो ये आपका है पेंशन योजना, सॉरी छात्रवृत्ति योजना है, इससे आपके 20,200 छात्रों को प्रति वर्ष लाभान्वित किया जा रहा है, यानी कि 20,200 छात्रों को प्रति वर्ष ये यानी कि छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका छात्रवृत्ति योजना, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। एंड अगला पॉइंट है आपका कृत्रिम अंग सहायता उपकरण। इसमें क्या है कि देखिए जो विभिन्न श्रेणी के विकलांगों को उनकी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग या फिर सहायता उपकरण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए कई प्रकार के जो विभिन्न विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है, आवश्यकता अनुसार यानी कि जो भी उनकी ज़रूरत है अंगों की, तो कृत्रिम अंग और उनके लिए सहायता उपकरण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों को यह सुविधा देय है जिसकी आय 6,500 प्रति माह तक है। ओके, यानी कि जिसका जो आय है, ठीक है, 6,500 प्रति माह तक है, उसको ये सहायता मिलता है कृत्रिम अंग और सहायता उपकरण। ओके, अगला आपका एक योजना चलाया गया है विकलांग से शादी करने पर पुरस्कार। देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो विवाहित जोड़े में से यदि पति विकलांग है, ठीक है, तो ₹11,000 एवं पत्नी अथवा पति दोनों विकलांग है तो ₹14,000 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। यानी कि यदि आप किसी विकलांग से शादी कर लेती हैं, ठीक है, तो यदि आपका हस्बैंड जो है वो विकलांग है तो आपको ₹11,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। एंड यदि लड़के और लड़का, ठीक है, दोनों ही विकलांग है तो उनको ₹14,000 की धनराशि यानी कि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ये सब विकलांग बच्चों के लिए इतनी अच्छी-अच्छी योजनाएँ चलाई गई हैं। ओके, अगला आपका 5वां पॉइंट है दुकान निर्माण योजना। देखिए दुकान निर्माण योजना क्या है? इसमें है कि उद्यमी विकलांगों को प्रोत्साहित करने में उद्देश्य से 20,000 तक की धनराशि दुकान निर्माण हेतु दी जाती है, जिसमें 5,000 अनुदान एवं अल्प दर पर 15,000 का ऋण सम्मिलित है, ठीक है। यानी कि 5,000 सबसे पहले तो आप दुकान का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें आपको ₹20,000 मिलेगा, ठीक है, आप ले सकते हैं। और 5,000 जो है वो आपको अनुदान दिया जाता है और अल्प दर पर जो 15,000 है वो आपका ऋण उसमें सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। तो ये दुकान निर्माण योजना है, ये ज़्यादातर पूछता नहीं है, ठीक है। और एंड 6वां पॉइंट आपका विशिष्ट विकलांग को राज्य स्तरीय पुरस्कार, यानी कि जो विशिष्ट विकलांग बच्चे उनको राज्य स्तर से कौन से पुरस्कार मिलते हैं। इसमें है कि प्रदेश में प्रतिभाशाली विशिष्ट विकलांगों को महामहिम राज्यपाल के हाथों से प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। 7वां पॉइंट है आपका विभागीय संस्थाएं। इसमें क्या है कि विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए कुल 12 विद्यालय हैं, जिसमें से शारीरिक रूप से विकलांग अक्षम बालकों के लिए 2, ठीक है, और दृष्टिबाधित बालकों के लिए 4, मूक बाधित यानी कि जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए 4 एवं मानसिक मंदित बालकों के लिए 2, ठीक है। विद्यालय प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित है। इसी प्रकार विभाग द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए 6, मूक बधिर व्यक्तियों के लिए एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए 3 और कुल 10 प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र भी संचालित हैं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगी, आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग वीडियो पीछे थोड़ा सा बैक करके पढ़ करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा।
इसमें देखिए क्या है, लास्ट में आप लोग जैसे कि यदि मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ देता है कि विकलांग बच्चों के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई गई थी, ठीक है? तो ये सभी योजनाएँ आप लिख कर के लास्ट में लिख देंगे कि उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत कई गैर सरकारी संस्थाओं को भी राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तावित प्रेषित किए जाने पर अनुदान प्रदान किया जाता है। ओके? तो ये इतना आप लिख लास्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब लास्ट में यानी कि जब भी आपका क्वेश्चंस कंप्लीट होता है तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी से पता चलता है निष्कर्ष में, ठीक है, कि आपने अपने क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से दिया है, क्या पॉइंट्स उसमें डाले हैं। बस एग्जामिनर क्या होता है, आपका देखेगा तो सुंदरता, आपकी राइटिंग आपने लिखा कितना है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ता आपका लास्ट में निष्कर्ष ही है, और उसी के माध्यम से आपको नंबर डिसाइड करता है। या फिर आप पेपर में डायग्राम वगैरह बनाते हैं तभी, तो इस पेपर में वैसा कोई डायग्राम वगैरह है नहीं, ठीक है। दृष्टिबाधित बालकों से कोई क्वेश्चन आता है तो जो मैंने फर्स्ट पेपर में पढ़ाया था एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा उसमें से, ठीक है, हो सकता है तो आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानसिक अक्षमता युक्त बालकों को परिभाषित कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में पूछा गया है कि मानसिक अक्षमता युक्त यानी कि जो मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं इनके बारे में परिभाषित करना है, यानी कि इनको परिभाषित करना है, ठीक है। इसमें आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, नहीं हेडिंग नहीं, हाँ हेडिंग तो आप लोगों को नीचे है, ठीक है, ये बस मैंने ऊपर आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। यदि आप लोगों के भी पेपर में आता है तो सबसे पहले आप लोग उत्तर डाल के, ठीक है, मानसिक अक्षमता युक्त बालक, बस इतना, ठीक है, बस इतना पहले हेडिंग डालिएगा, इसके बाद ये चीज़ें लिखिएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखना है इसमें आपको, ठीक है। इसमें लिखना है आपको कि कुछ बालक अन्य बालकों की अपेक्षा सीखने में अत्यधिक धीमे, प्रतिक्रिया न करने वाले, पूरी तरह समझने, बोलने, खेलने, अपेक्षित तरीके से चलने में अक्षम रहते हैं, ठीक है। बालक के विकास काल में यह समस्या प्रमुखतः अभिभावकों, शिक्षाविदों तथा चिकित्सकों की चिंता का विषय है। मानसिक मंदता से प्रभावित बालक समान आयु के सामान्य बालकों से प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ा रहता है, ठीक है। वे संप्रेषण में अत्यधिक धीमे रहता है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, अपना अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है, आदान प्रदान करना, यानी कि इसमें वो धीमे रहता है, जिसके फलस्वरूप ये बालक सामाजिक रूप से सामान्य जीवन जीने से वंचित रह जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मानसिक मंदता के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है, परंतु अभी भी इनके प्रति लोगों के सही एवं इन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं में बहुत सारे प्रयास किए जाने शेष है, ठीक है। और इनसे संबंधित कई भ्रांतियां और अज्ञानता मानसिक मंदता को समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है। तो मानसिक मंदता मानसिक अक्षमता युक्त बालक यानी कि जो मेंटली क्या होते हैं कि धीमे होते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया न करने वाले होते हैं, पूरी तरह से समझने, बोलने, खेलने, अपेक्षित तरीके से चलने में क्या होते हैं, अक्षम रहते हैं, इनको ही मानसिक अक्षमता युक्त बालक कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने जितना आपको बताया कि यदि ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के लॉन्ग में या शॉर्ट में, सबसे पहले आप लोग मानसिक अक्षमता युक्त बालक हेडिंग डालिएगा, इतना लिखिएगा। इसके बाद आप लोग एक हेडिंग डालिएगा, उसमें डालिएगा मानसिक विमंदिता का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जब मानसिक विमंदिता का अर्थ एवं परिभाषा डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि मानसिक मंदता एक अत्यंत जटिल प्रत्यय है तथा इसकी संतोषजनक परिभाषा करना अत्यंत कठिन कार्य है। ओके, मानसिक मंदता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कई शब्द का प्रयोग किया गया। इन शब्दों में कुछ प्रमुख है मानसिक हीनता, ठीक है, और धीमे सीखने वाला, और पिछड़े पिछड़े मानसिक विकलांग, मानसिक दुर्बलता आदि, पिछड़ा मानसिक विकास, ठीक है, बौद्धिक कमी को भी शामिल किया गया है। हालांकि देखिए इस प्रयास में शब्दों के इस परस्पर अदला बदले ने संभ्रम को बढ़ा दिया है। यानी कि देखिए आपको मानसिक मंदता से क्या मतलब है, ठीक है। इसमें देखिए आप मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं उनको आप मानसिक हीनता भी बोल सकते हैं, यानी कि मेंटली इन्फेरियर, ठीक है, धीमे सीखने वाला यानी कि स्लो लर्नर भी उसको बोल सकते हैं, पिछड़े यानी कि बैकवर्ड उसको बोल सकते हैं, मानसिक विकलांग यानी कि मेंटली हैंडीकैप्ड भी बोल सकते हैं, मानसिक दुर्बलता यानी कि फीबल माइंडेड बोल सकते हैं, ठीक है,
और पिछड़ा मानसिक विकास यानी कि डिले मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, बौद्धिक कमी इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी, ठीक है, इन सभी को आप क्या बोल सकते हैं, मानसिक मंदता वाले बालक। कहीं भी ये सारे वर्ड आते हैं आप समझ जाओ कि ये क्या है, मानसिक मंदता से संबंधित है, ठीक है। तो इसके अर्थ में आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपकी कॉपी भर जाएगी, अब थ्योरेटिकल पेपर है तो कॉपी भरना जरूरी है, ओके। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इतना ज्यादा आपको लिखना नहीं है, यदि आपको शॉर्ट में आता है ना, ठीक है, यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए आता है अर्थ परिभाषा, बस ये अर्थ लिखिएगा ये इतना, ठीक है, और इसके बाद ये परिभाषा एक डाल दीजिएगा, बस हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर शॉर्ट में आता है तब लॉन्ग में आता है तो ये सारी चीज़ें आप लिखिएगा जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसमें है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस नकारात्मक शब्दों की जगह विमंदित यानी कि रिटायर्ड शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने एक अन्य समानार्थी शब्द यानी कि मानसिक अपर्याप्तता यानी कि मेंटल डिफिशियंसी, ठीक है। देखिए जो आपका अमेरिका का साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, इन्होंने एक और शब्द यानी कि इसका समानार्थी शब्द बताया जिसको बोला जाता है मानसिक अपर्याप्तता यानी कि मेंटल डिफिशियंसी का प्रयोग किया, ठीक है। प्रत्येक विशेषज्ञ समूह ने मानसिक मंदता समस्या को अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम लोग देखिए चिकित्सकों के अनुसार देखेंगे, ठीक है। चिकित्सकों के अनुसार क्या है कि मानसिक मंदता ऐसी अवस्था है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं किसी अज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाती है या उनमें पर्याप्त विभाजन क्रिया नहीं होती, जिसके कारण मस्तिष्क के उस विशेष भाग का विकास रुक जाता है जिससे उसका पूर्ण उपयोग एवं क्रियाएं प्रभावित होती है एवं व्यक्ति में सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कम अपेक्षाएं रह जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे चिकित्सकों के अनुसार था। एक डिफिनेशन है आपका मनोचिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों, ठीक है, मनोवैज्ञानिकों इसे मानसिक अपर्याप्तता अथवा मंदता का नाम देते हैं, जिसके अनुसार यानी कि मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिकों, ठीक है, इन दोनों के अनुसार है कि मानसिक मंदता एक प्रकार की मानसिक विकृति है जिसका संबंध बौद्धिक क्षमता से है तथा इस प्रकार के व्यक्तियों का बौद्धिक विकास सामान्य व्यक्ति से कम होता है एवं इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से निम्न स्तर की होती है, साथ ही इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी न्यून स्तर की होती है। बिल्कुल सही बात है। जब देखिए मेंटली बच्चा क्या है, हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि रहेगी वो थोड़ी सी निचले स्तर की रहेगी, ओके। एक डिफिनेशन और है आप लोगों का व्यवहारवादी अध्ययनकर्ताओं एवं समाजशास्त्रियों के अनुसार, देख लीजिए, ठीक है, अगर सही लगे जो आप लोगों को इजी लगे वही तैयार करिए, ठीक है। व्यवहारवादी अध्ययनकर्ताओं एवं समाजशास्त्रियों के अनुसार क्या है कि मानसिक मंदता का तात्पर्य शारीरिक विकास की तुलना में मानसिक अक्षमता या न्यूनता वाले उन सभी बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि घर समाज तथा विद्यालय की परिस्थितियों के साथ अपना समायोजन करने में असफल रहते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन एंड बहुत ही इजी है, ठीक है। आप सीधे से लिख सकते हैं कि मानसिक मंदता का तात्पर्य शारीरिक विकास की तुलना में जो लोग मानसिक अक्षमता या न्यूनता वाले उन सभी बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि घर समाज और विद्यालय की परिस्थितियों के साथ अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर एडजस्टमेंट करने में असफल रहते हैं, ठीक है, समायोजन करने में असफल होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, मानसिक निमंदित बालक, ठीक है। तो ये व्यवहारवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार एवं समाजशास्त्रियों के अनुसार आप याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बौद्धिक बारे यानी कि बौद्धिक मानसिक विमंदिता के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए 4 स्तर होते हैं, ठीक है, यानी कि मानसिक विमंदित बालकों में। सबसे पहला आता है एक आपका सौम्य या फिर अति अल्प मानसिक मंदता, जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 50-55 से लेकर के लगभग 70 तक होता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका मध्यम अल्प मानसिक मंदता यानी कि मध्यम या फिर जो अल्प यानी कि थोड़े से और निचले मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं, उनका बुद्धि लब्धि जो होता है वो 35 से 40 से लेकर के, ठीक है, 35-40 से लेकर के 50-55 तक होता है। एंड आपका थर्ड आता है गंभीर मानसिक मंदता, जो एकदम गंभीर मानसिक मंदता वाले एकदम पिछड़े हुए जो होते हैं मानसिक रूप से बच्चे, उनका जो IQ लेवल होता है वो 20-25 से लेकर के 35-40 तक होता है। एंड एक आपका आता है अति गंभीर मानसिक मंदता, ठीक है।
यानी कि प्रोफाउंड मेंटल रिटायर, ठीक है, अति गंभीर मानसिक मंदता, यानी कि जो सबसे कम होते हैं ये एकदम पागल की ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 20 या 25 से भी कम होता है, ठीक है, 20 या 25 से भी कम होता है, एकदम इनका माइंड काम नहीं करता है, एकदम गंभीर मानसिक मंदता वाले ये होते हैं। ओके, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा है वाणी दोष युक्त बालक। देखिए वाणी दोष युक्त बालक किसको कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वाणी दोष युक्त बालक हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसमें लिखेंगे वाणी दोष युक्त बालक में कि गूंगे बालक वे होते हैं, ठीक है। वाणी दोष यानी कि देखिए जो बोल नहीं पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गूंगे बालक वहीं कहलाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा देख लेती हूँ। हाँ वही चीज है, ठीक है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, गूंगे या फिर वाणी दोष वाले बालक, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वाणी दोष वाले बालक वे होते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि गूंगे बालक वे होते हैं जो कुछ भी शब्दों को स्पष्ट रूप से बोल पाने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं, ठीक है। वे केवल गुंगुआते हैं और आ ई ऊ शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है। और कुछ गूंगे बालक तो कुछ भी शब्दों को बोल पाने में पूरी तरीके से असमर्थ होते हैं, ठीक है। अतः इनकी दशा परिवार एवं समाज में अत्यंत ही दयनीय होती हैं। ये क्या कहना चाहते हैं इसे दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अतः इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। यद्यपि वे अपनी बातों को बताने की पूरी चेष्टा करते हैं, लेकिन यानी कि ये अपनी बातों को बताने की पूरी चेष्टा करते हैं, बट वे हाथ पैर व मुखड़े का संचालन करते हैं, ठीक है, तथा हाथ पांव प्रदर्शित करके अपनी बात ये बताना चाहते हैं, क्योंकि बोल तो सकते नहीं है ये, ठीक है। वाणी दोष होता है इनके में। वाणी दोष से मतलब कभी कभी क्या होता है, देखिए ये तो एकदम से गूंगे बालक हो गए। एक आपका आता है जो वाणी दोष में, जैसे कि हकलाना हो गया उसमें, ठीक है। तो ये सभी आपके वाणी दोष में होते हैं। वो भी देखिए बोल कहाँ पाते हैं, ऊ आ गू गा यही बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के इसमें हो जाते हैं, एक आपके थोड़े से कम वाले होते हैं वाणी दोष, एक एकदम होते हैं जो एकदम पूरी तरीके से नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। नीचे देखिए इसमें लिखा है, ये देखिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आया था, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को केवल ये थोड़ा सा अर्थ लिखना है, एंड इसके बाद एक आप लोगों को बस ये परिभाषा लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पूरा एकदम अच्छे से लिखिए, ठीक है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट आता है तो बस थोड़ा सा लिखना है आप लोगों को, ज्यादा नहीं, ठीक है। राइपर के अनुसार कहा गया है, ठीक है, राइपर 1978 के अनुसार है कि बालक जिसको संप्रेषण में समस्या होती है, ठीक है, बालक जिसको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्वर या वाणी अन्य सामान्य बालकों से भिन्न प्रकार की होती हैं, वह स्वयं भी सजग होता है कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। वाणी दोष से युक्त बालकों से देखिए यही समझ में आता है कि जो बालक संप्रेषण की जिनको समस्या हो जाती है, ठीक है, उनका स्वर या वाणी अन्य बालकों से भिन्न प्रकार की होती है, ठीक है, वह स्वयं भी सजगता यानी कि सजग होता है अपनी बात कहने में, ठीक है, और उसकी वाणी जो होती है वो मधुर नहीं होती है, ठीक है। तो ये राइपर आपका 1978 के अनुसार है। एंड दूसरा पॉइंट है आप लोगों का जॉन डिसेंसन के शब्दों में, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या कहा है जॉन डिसेंसन ने कि जब कोई बालक बोलता है और श्रोता की दृष्टि से समुचित संप्रेषण नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देने पर भी स्पष्ट नहीं होता है, तब वाणी बाधित अथवा भाषा का दोष मानते हैं। यानी कि जब कोई बालक बोलता है और श्रोता की दृष्टि से समुचित संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं होता है, तो ध्यान देने पर भी स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ध्यान देने पर भी स्पष्ट वो चीजें नहीं होती हैं, तब वाणी बाधित या फिर भाषा का दोष मानते हैं, ठीक है। एक डिफिनेशन आप लोगों का और है, जो इसमें से आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है, इजी लगेगा, वो तैयार कर लीजिएगा। एक है आपका पेंटर आर्ट सेंसन के अनुसार, इन्होंने कहा है कि वाणी को दोष युक्त तब मानते हैं जब वे सरलता से नहीं सुन पाते, ठीक है, वाणी बाधित का स्वर भी अच्छा नहीं होता, बालक का संप्रेषण उसकी आयु और बुद्धि स्तर के अनुरूप नहीं होता, शारीरिक विकास की अवस्था से निम्न स्तर का होता है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से आ जाता है कि वाणी दोष के बारे में लिखिए, ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, वाणी दोष वाले बच्चों के अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, ठीक है।
उसके क्या कारण हैं, उसके बारे में विशेषताएँ, इसलिए मैंने सारे चीज़ें ले लिए हैं वाणी दोष के बारे में। बट इतना आपको लिखना नहीं है, ठीक है? शॉर्ट आंसर आता है तो बस आप लोगों को अर्थ एवं परिभाषा लिखना है, जब लॉन्ग आएगा तब इसको विशेषता वगैरह के बारे में लिखना है। बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग जानते रहिए, ठीक है? इसमें है कि भाषा या वाणी दोष का मुख्य कारण माता-पिता व संरक्षकों की लापरवाही है, ठीक है? जब बालक तुतलाकर या हकलाकर बोलते हैं अथवा अटक-अटक कर बोलते हैं, तब माता-पिता इसे वाणी दोष नहीं समझते हैं, बल्कि इसमें आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। इतना ही नहीं, वे भी उनके समझ तुतलाकर या हकलाकर बोलते हैं, अतः बालक वैसा ही बोलना सीख जाता है। बिल्कुल सही बात है, घर में छोटे बच्चे रहते हैं, आप अगल-बगल अपने घर में भी देखते होंगे, घर में छोटे बच्चे हैं, जब छोटे बच्चे तो भाई वो तो बोलना सीख रहे हैं अभी, तो वो तो तुतलाकर बोलेंगे, लेकिन बड़ों को क्या लगता है हमारा बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है? वो भी उसी लैंग्वेज में उससे बात करते हैं। फिर क्या होता है कि उसका लैंग्वेज अच्छा नहीं हो पाता, फिर वो वैसे ही बोलने लगता है। जब बड़ा हो जाता है तो लगता है अरे! मेरे घर का बच्चा तो तुतला के बोल रहा है, तो हकला रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है। फिर चलो 36 बार डॉक्टर के पास दौड़ो, स्पीच थेरेपी कराओ उसकी, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही सजग रहिए, ठीक है? कैसे आपको बात करना है। बच्चा तो ठीक है भाई, वो तो सीख रहा है, अभी छोटा है, बट आप तो छोटे नहीं हो, आप तो समझदार हो, ठीक है? आपको कैसे बच्चों का पालन-पोषण करना है, ये आपको बखूबी आना चाहिए, ठीक है? आगे है कि वाणी दोष का प्रमुख कारण स्वर यंत्र में खराबी, ठीक है? गले, जबड़ों, दाँतों का दोषपूर्ण होना आदि है। यानी कि जो वाणी दोष के प्रमुख कारण हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि वाणी दोष के प्रमुख कारण क्या-क्या होता है? तो स्वर यंत्र में खराबी हो सकता है, गले, जबड़ों, दाँतों का दोषपूर्ण होना हो सकता है, ठीक है? और इसके अलावा सांवेगिक अस्थिरता, तनाव मुक्त वातावरण, ठीक है? बालक के आत्मविश्वास में कमी आदि भी जिम्मेदार होता है, ठीक है? चलिए इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक बार और देख लेते हैं वाक विकलांग बालकों की विशेषताएँ, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग ये डाल लेंगे, ठीक है? और कोशिश किया करिए कि हेडिंग आप लोग हिंदी में डालते हैं, उसके बाद आप लोग नीचे इंग्लिश में भी डाला करिए, ठीक है? पेपर में ही आपके क्वेश्चन इंग्लिश में दिए रहते हैं, आप लोग यदि इंग्लिश लिखते हैं तो एग्जामर थोड़ा-सा ज़्यादा संतुष्ट रहता है, ठीक है? कि बच्चे को आता है हाँ समझ में, वो समझता है क्या चीज़ कैसे है। सबसे पहले देखिए जो वाणी दोष विकलांग बालकों की विशेषताएँ हैं, पहला विशेषता है कि इनके स्वर का विस्तार असामान्य होता है, वाणी में मधुरता नहीं होती। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनकी जो स्वर नली होती है, ठीक है? यानी कि वोकल कॉर्ड जो होता है इसमें दोष होता है तथा उनके बोलने में सामंजस्य नहीं होता। वे कहीं शब्दों को छोड़ते हैं तथा कहीं शब्दों को जोड़ लेते हैं, ठीक है? दूसरी विशेषताएँ हैं वाणी दोष बालकों की कि इस प्रकार के बालक बोलने में शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उनमें स्वर का दोष हो जाता है। उनकी जीभ यानी कि टंग या तो जुड़ी होती है या लंबी या छोटी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका विकास देर से या धीमी गति से होता है। ओके, थर्ड पॉइंट आपकी है कैरेक्टरिस्टिक आपके वाणी दोष बालकों की कि कुछ बालक नाक के स्वर से बोलते हैं। इसका कारण उनकी नासिका का दोष होता है जिससे वह नाक के स्वर से बोलते हैं तथा सुनने वालों को अस्पष्ट सुनाई देता है। इसके कारण हो सकते हैं संक्रामक रोग, टॉन्सिल्स में सूजन, ठीक है? यानी कि अस्पष्ट सुनाई देता है तो उसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि संक्रामक रोग हो सकता है, टॉन्सिल्स में सूजन हो सकता है, ठीक है? और चौथा पॉइंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक में यानी कि विशेषताएं में कि कुछ बालक बोलते वक्त तुतलाते हैं, धारा प्रवाह बोलने में उन्हें कठिनाई होती है। ऐसे बालक बलपूर्वक बोलते हैं, ऐसा उनके गले या जीभ में दोष के कारण होता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए वाक विकलांगता की प्रकार एवं कारण, ठीक है? हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे वाक विकलांगता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए जो वाक विकलांगता का प्रमुख कारण होता है वो श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, यानी कि जो बच्चा सुन नहीं सकता है वो बोल भी नहीं सकता है, ठीक है? उसका विचार युक्त होना, बहुत से शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व मानसिक कारण भी हैं जो वाक विकलांगता को जन्म देते हैं। वाक विकलांगता के इन सभी कारणों का निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है? यानी कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए होता है आपका वाक दोष होता है, ठीक है? वाक दोष में क्या होता है कि इस दोष से प्रभावित बालकों में प्रमुख रूप से ध्वनि स्थानांतरण, विकृति एवं योग देखने को मिलती है। जैसे कि कोई बच्चा बोलेगा आ रहा हूँ, ठीक है? तो वो बोलेगा आ रहा हूँ, ठीक है? सिंधु
को बोलेगा हिंदू, हिसाब को बोलेगा हसाब, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कारण जो होता है वो वातावरणीय प्रभाव होता है, ठीक है। मुख, सुख व कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत एवं श्रवणेंद्रिय का विकृत होना होता है, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों को समझना नहीं है, चलिए बता देते हैं एक बार बताने में क्या जाता है, ठीक है। आगे आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि साधारण रूप से वाक विकलांग बालकों में वाक दोष से प्रभावित बालकों को प्रतिशत काफी अधिक यानी कि 70 से 80% पाया जाता है। कम आयु के बालकों में यह दोष अपरिपक्व भाषा के कारण होता है, ठीक है, जो आयु के बढ़ने के साथ साथ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आगे है कि इस प्रकार के बालकों की प्रमुख समस्या सामंजस्य की है, ठीक है। ऐसे बालकों को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि बालक के वाक दोष के अभ्यास एवं प्रकृति के परिवर्तन स्वरूप ही हो, ठीक है। यह वास्तव में अक्षमता नहीं है अपितु भाषा कोश का विकसित न होना है, ठीक है। तो पहला आपका क्या था, आपका वाक दोष, दूसरा है आपका घोष दोष, ठीक है, यानी कि वोकल डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो घोष दोष होता है ये वाक दोष की तरह व्यापक नहीं होता है, ठीक है। इससे प्रभावित व्यक्ति की वाक ध्वनि की तीव्रता एवं आयाम में स्पष्ट विचलन पाए जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति की वाक, जो बोलने की जो ध्वनि होती है, ठीक है, आवाज जो होता है, नॉइस जो उसकी होती है, वो तीव्रता एवं आयाम में स्पष्ट विचलन पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। यानी कि संवेदी अवस्थाओं में भी ध्वनि में कंपन, यानी कि जो आपकी आवाज होती है थोड़ा जैसे लगेगा कि काप करके बोल रहा है, ठीक है, या फिर उसकी आवाज में लगेगा भारीपन, या फिर अक्षरों का मध्य से लुप्त हो जाना एवं तेजी से शेष आवाज का निकलना आदि इस विकार के कारण होते हैं, ठीक है। आगे है कि खेल के मैदान में खिलाड़ियों को जोर से चिल्लाना या बोलना घोष तंत्र यानी कि वोकल सिस्टम को स्थायी रूप से विकृत कर सकता है। यह दोष बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक पाया जाता है। ओके, तीसरा है आपका वाणी स्खलन शटरिंग, ठीक है। वाणी स्खलन में क्या आएगा कि वाणी स्खलन एक प्रकार से वाणी की निरंतरता में रुकावट होना है। इसमें बालक स्वरों, शब्दों या वाक्यांशों को दोहराता है या लंबा खींचता है, ठीक है। अपमानित होने या प्रतिशोध की भावना में यह स्थिति अपने उग्र रूप में होती है। यदि यह क्रम निरंतर ग्रहण कर ले तो समस्या स्थायी बन जाती है। यह मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसमें बालक धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंट, ठीक है, बोलने में हिचकिचाता है, बोलने में उलझन महसूस होती है, कभी कभी चेहरे पर उलझन के भाव आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आंखें बंद करना, शरीर के अंगों को हिलाना डुलाना, ठीक है। इस समस्या का प्रमुख भाग है बालक का भय कि वह वाक्य शुरू कर पाएगा या नहीं, ठीक है, वाक्य को पूरा न कर पाने पर चिंता भी रहती है। उसके अतिरिक्त बालक में बढ़ता हुआ असंतोष, संवेदी संघर्ष, माता पिता की उदासीनता तथा लापरवाही, कुपोषण आदि इस दोष के प्रमुख कारण हैं। ओके, बालक इस दोष को नियंत्रित वाणी अभ्यास व उच्चारण अभ्यास द्वारा पूर्ण रूप से दूर करता है। व्यवहारिक दृष्टि से बालक का प्रसन्न एवं स्वस्थ रहना इस बाधा को दूर करने में सहायक होता है, ठीक है। और चौथा होता है आपका विलंबित वाणी या फिर विकार, ठीक है। इसमें देखिए जो विलंबित वाणी या विकार होता है, इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो लगभग 9 से 15 माह के बीच ध्वनि उच्चारण आरंभ कर देता है, ठीक है। किंतु कुछ बालकों में ध्वनि उच्चारण का विकास उनकी आयु के अनुरूप न होकर कुछ विलंब से होता है। ध्वनि उच्चारण के इस विकार को विलंबित वाणी विकार कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ध्वनि उच्चारण के जो विकार होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलंबित वाणी विकार कहते हैं, ठीक है। देखिए जो विलंबित वाणी विकार होते हैं इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि श्रवण विकृति, ठीक है, मंदबुद्धि, प्रमस्तिष्कीय विकार, ग्रंथिल अनियमितताएं आदि, ठीक है। विलंबित वाणी अपने आप में एक विकार नहीं है बल्कि विभिन्न विकार की विकृतियों का पक्षीय प्रभाव है, ठीक है। अतः बालकों में विलंबित वाणी का उपचार उसके कारणों को जानकर ही किया जा सकता है। तो देखिए जो निम्नलिखित क्षेत्र में बोलने से संबंधित वे क्षेत्र हैं जिनमें देर से उन्नति देखी जाती है। जैसे कि देखिए पहला है कि बचपन में बोलने के खेल की संख्या, ठीक है, सही उच्चारण, पहला शब्द या पहला वाक्य कहने की अवस्था, बोलने की सामान्य क्षमता, उत्तर देने में देरी, बोलने के अभ्यास, शब्दों की संख्या, सही ध्वनि का प्रयोग, ठीक है, तालु एवं वोष्ठ विकृति
इसमें क्या है कि जो बालकों में तालु व ओष्ठ विकृति की समस्या आती है प्रायः जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तालु एवं ओष्ठ विकृति का मुख्य कारण गर्भावस्था में तालु की हड्डी या ऊतक के संयोजन में आने वाली रचनात्मक बाधा है, जो कि गर्भावस्था में भोजन में पोषक तत्वों की कमी या प्राणवायु की कमी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा मत पढ़िए इसको। ठीक है, माइंड क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाएगा और टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, छठवां सॉरी, हाँ ठीक है, फिर चौथा होगा ना यार, ये तीसरा मैंने बताया ना अभी आप लोगों को। अच्छा, चौथा था, यही पांचवा है, प्रमस्तिष्कीय स्तंभ। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमस्तिष्कीय स्तंभ में होता है कि इस दोष से प्रभावित बालकों में वाणी में एक स्वरता एवं तीव्रता में अंतर स्पष्ट होती है। एक स्वरता यानी कि तीव्रता, यानी कि एक स्वर में बोलना, या फिर तीव्र यानी कि तेज बोलना। ठीक है, तीव्र गति से बोलना। ठीक है, इसमें अंतर प्रतीत होता है। ऐसे बालकों की वाणी प्रायः प्रयासपूर्ण, कृत्रिम एवं अनियंत्रित होती है। ठीक है, एंड अगला पॉइंट है आपका, अच्छा ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना नहीं पढ़ा है, यदि आप लोग लेना चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बहरे व कम सुनने वाले बालकों की समायोजन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो बहरे एवं कम सुनने वाले बालक हैं उनका समायोजन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, इतना मैंने लिया हुआ है। ठीक है, कि बहरे एवं कम सुनने वाले बालकों का समायोजन, सबसे पहले आप इतना हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप कि सामान्यतया देखा जाता है कि माता पिता बहरे एवं कम सुनने वाले बालकों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए जिनके बच्चे थोड़ा सा कम सुनते हैं, बहरे होते हैं, ठीक है, तो उनके माता पिता क्या था, उपेक्षापूर्ण, उनसे हमेशा जैसे कि अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते, उपेक्षा करते हैं, हटो तुम इसके लायक नहीं हो, उसके लायक नहीं हो। ठीक है, उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। वे अक्सर उन्हें कोसते रहते हैं अथवा उनकी स्थिति पर अफसोस जताते हैं कि ये कैसा हो गया। ठीक है, काफी लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही स्थितियां इन बालकों में हीन भावना, कुंठा, निराशा एवं सांवेगिक अस्थिरता को जन्म देती है। देखिए किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल आप ही लोग अपने घर में हो, ठीक है, यदि आप लोगों के माता पिता हमेशा आपका बहिष्कार करें या फिर आपको उपेक्षापूर्ण बातें बोले, ठीक है, हटो तुम उसके लायक नहीं हो, तुम्हारा तो नंबर ही कम आता है, आपको बहुत अजीब लगेगा, हीन भावना आएगा कि नहीं, अरे मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मेरा तो नंबर अच्छा आता नहीं है। कुंठा, आप हमेशा चिंता में रहेंगे, निराश रहेंगे। ठीक है, सांवेगिक, मेंटली आप एकदम क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। ठीक है, यानी कि जब बच्चा विकलांग रहता है तो समायोजन नहीं हो पाता है, उसके माता पिता, अगल बगल भाई बहन सब उसको ऐसे ही उपेक्षापूर्ण उसके साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, इससे बालक को आघात पहुंचता है, यानी कि उसको अंदर ही अंदर चोट लगता है, जिससे उनमें हीन ग्रंथियां पनप जाती हैं। ठीक है, तो अतः देखिए समायोजन करने के लिए बच्चों का क्या करना चाहिए, तो अतः माता पिता एवं परिवारजनों को चाहिए कि इनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें, यानी कि सहानुभूति अच्छे से व्यवहार करना। आप जानते हैं कि इस चीज में उसकी कोई गलती नहीं है, अरे वो यदि विकलांग है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है, वो बहरा है, कुछ भी है, ठीक है, विकलांग है, ए टू जेड वो एनीवन कुछ भी हो, ठीक है, बट उसमें उसका तो दोष नहीं है ना कि वो अपने से ऐसा हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से घर वालों को समझना चाहिए, उससे सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, उनसे बातचीत करते समय सांकेतिक भाषा का उपयोग करना चाहिए, ताकि वो भी समझ सके, आप भी समझ सकें। ठीक है, और आगे है कि कम सुनने वाले बालकों को श्रवण उपकरण उपलब्ध कराएं, इससे स्पष्ट सुनने में आसानी रहती है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जो बहरे एवं कम सुनने वाले बालकों का समायोजन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आया था आपके एग्जाम में 2022 में, कि प्रतिभाशाली बालकों की प्रकार बताइए। तो देखिए, तो आपके प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है आपका शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली। ठीक है, दूसरा होता है रचनात्मक रूप से, तीसरा होता है कलात्मक रूप से, चौथा होता है सामाजिक भावनात्मक रूप से, पांचवा होता है बहुप्रतापी। 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, भूल गई मैं, 6 प्रकार बोल दी। चलिए, सबसे पहले देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों के प्रकार। ओके, पहला है शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली, यानी कि ये बच्चे स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, जल्दी सीखते हैं और उच्च स्तरीय सोच कौशल रखते हैं। ये आपके शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत होता है। ठीक है, दूसरा होता है रचनात्मक,
रचनात्मक में क्या होता है कि ये बच्चे नवीन और मौलिक विचारों के साथ आते हैं, समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं और नई चीज़ें बनाने में सक्षम होते हैं, यानी कि क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक, ठीक है। तीसरा आपका पॉइंट्स है कि कलात्मक रूप से प्रतिभाशाली, यानी कि ये बच्चे संगीत, कला, नृत्य या नाटक जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है सामाजिक भावनात्मक रूप से प्रतिभाशाली, यानी कि ये बच्चे मजबूत नेतृत्व कौशल, सहानुभूति और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, जो सामाजिक भावात्मक रूप से प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और लास्ट आपका होता है एक बहुप्रतिभाशील बच्चा, यानी कि कुछ बच्चे एक से अधिक क्षेत्रों में प्रतिभाशील होते हैं, जैसे कि शैक्षणिक और रचनात्मक दोनों। कोई कोई आप देखेंगे पढ़ने में भी तेज होता है, बट उसके साथ 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 वो क्रिएटिव भी होता है, यानी कि कोई भी चीज़ें बनाना, सिलाई वगैरह, कढ़ाई बुनाई करना, ठीक है, वो रचनात्मक है, कुछ कर रहा है। कोई कोई क्या होता है उसके साथ साथ कलात्मक होता है, डांस वगैरह भी करता है, नृत्य वगैरह भी करता है, ठीक है। तो ये आप प्रतिभाशाली बच्चों के 5 प्रकार जो है वो नोट कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली, रचनात्मक रूप से, कलात्मक रूप से, सामाजिक भावनात्मक रूप से एंड बहुप्रतापी, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आया, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है श्रवण यंत्र क्या है। तो देखिए जो श्रवण यंत्र होता है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे श्रवण यंत्र, जिसे कान का मशीन या श्रवण सहायता भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सुनने में कठिनाई वाले लोगों को सुनने में मदद करे, यानी कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनको क्या करता है, सुनने में मदद करता है। कौन? श्रवण यंत्र, ठीक है। यह ध्वनि को बढ़ाता है ताकि वे स्पष्ट रूप से सुन सके और संवाद कर सके, ठीक है। तो यदि आपको एकदम वेरी शॉर्ट में आता है आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसके प्रकारों को भी बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र, ठीक है। आप लोगों को वैसे भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र, इसमें क्या होता है कि इसे जेब में या छाती के स्तर पर रखी जाने वाली थैली यानी कि हार्नेस में रखा जाता है। इस श्रवण यंत्र की संरचना में माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और कंट्रोल होते हैं। एक तार से विद्युत सिग्नल रिसीवर में भेजा जाता है जो कि सिग्नल को आवाज में परिवर्तित करता है। रिसीवर मोल्ड से जुड़ा होता है जो कि उसे अपनी जगह पर बनाए रखता है, ठीक है। ये क्या होता है, पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र, जो छाती के पास हार्नेस की थैली में रखा जाता है, ठीक है। सेकेंड होता है कान के पीछे लगाया जाने वाला श्रवण यंत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का जो यंत्र होता है वो कान के पीछे लगाया जाता है। यह पीना के ऊपर अटक जाता है, ठीक है। यह प्लास्टिक नली के द्वारा एक कर्ण सांचे से जुड़ा होता है जो इसे अपनी जगह पर कान में बनाए रखता है, ठीक है। तीसरा आपका होता है कान में ये क्या था, कान के पीछे लगाया जाने वाला। और थर्ड है आपका कान में पहना जाने वाला श्रवण यंत्र। ये क्या है कि संपूर्ण श्रवण यंत्र कान में या कान की नली में होता है, ठीक है। श्रवण यंत्र को एक कठोर प्लास्टिक के कवच में रखा जाता है। इस प्लास्टिक के कवच को कान के आकार के हिसाब से विशेष रूप से बनाया जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका चश्मे के प्रकार का श्रवण यंत्र। देखिए चश्मे के भी प्रकार का श्रवण यंत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि श्रवण यंत्र के विभिन्न भाग को चश्मे के फ्रेम के अंदर फिट किया जाता है। यह उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जिन्हें चश्मे के साथ साथ श्रवण यंत्र भी पहनना आवश्यक है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है आपका बोन कंडक्शन श्रवण यंत्र, ठीक है। बोन कंडक्शन श्रवण यंत्र क्या होता है, देखिए यह उस समय उपयोग में लाया जाता है जब कान की नली में अवरोध होता है, ठीक है, या उन परिस्थितियों में जब साधारण आवाज के एम्प्लीफिकेशन के द्वारा समस्या हल नहीं हो सकती। एक वीसी वाइब्रेटर को कान के पीछे मास्टाइड बोन, ठीक है, मास्टाइड बोन पर रखा जाता है। यह एम्प्लीफाइड विद्युत सिग्नल को कंपन में परिवर्तित कर देता है। और बीसी वाइब्रेटर का उपयोग बॉडी लेवल यानी कि बीटीई या स्पेक्ट्रल से हियरिंग एड्स के साथ भी किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपके श्रवण यंत्र के प्रकार, ठीक है। श्रवण यंत्र केवल आपसे पूछा गया था, आपसे केवल इतना ही पूछा गया है कि श्रवण यंत्र क्या है, तो आप बस इतना ही बताओगे, ठीक है।
यदि आपको वेरी शॉर्ट में पूछा। यदि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तब आप श्रवण यंत्र के सभी प्रकारों के बारे में आप बताओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है ब्रेल लिपि क्या है, यानी कि ब्रेल मेथड क्या होता है या ब्रेल लिपि। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे ब्रेल लिपि, इसके बाद इसमें देखेंगे कि ब्रेल लिपि हमारा क्या होता है और हम कैसे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो दृष्टिहीन बालक होते हैं, ठीक है, इनके लिए ब्रेल लिपि एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि होती है। ठीक है, ब्रेल लिपि में देखिए 6 विभिन्न उभरे हुए संकेतों के माध्यम से मोटे कागज पर अंकित होते हैं। आप सभी जानते होंगे ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं पर आधारित रहता है। ठीक है, देखिए ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित रहता है। ठीक है, दृष्टिहीन बालक दोनों हाथों की अनामिका, ठीक है, आपके 5 अंगुलियों तो जो कानी के बगल वाली होती है अनामिका, ठीक है, पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर फिंगर, उसके अगले भाग से उभरे हुए बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को पहचानते हैं। ठीक है, इस प्रकार ब्रेल लिपि में दृष्टिहीन बालकों के नव चेतना का संचार किया जाता है। यानी कि ब्रेल लिपि किसके उपयोगी होती है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदु। ये सभी क्वेश्चन में पिछली बार देखे जब आपको लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता था तब मैं कराई थी। अब थ्योरेटिकल पेपर है भी मैंने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार बताइए। तो देखिए जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें आता है बहरे तथा कम सुनने वाले बालक। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है बहरे तथा कम सुनने वाले बालक कौन होते हैं, जिनको सुनाई कम देता है। ठीक है, दूसरा होता है दृष्टि विकलांग एवं कमजोर नजर वाले बालक, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं या फिर जिनको कम दिखाई देता, आंशिक रूप से दिखाई देता है। ये पेपर 1 में हम बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को आ जाए दृष्टि विकलांग से। ठीक है, तीसरा आपका होता है गूंगा तथा वाणी दोषों से युक्त बालक। अभी जस्ट मैंने पहले के क्वेश्चन में वाणी दोषों से संबंधित बालकों के बारे में बताया, उसके विशेषता के बारे में, ठीक है, सभी के बारे में। तो ये आप लोगों को पता चल गया गूंगा तथा वाणी दोष बालक युक्त कौन होते हैं। ठीक है, चौथा आपका आता है विरूपित बालक या फिर अपंग बालक। इसके बारे में अभी हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखे भी हैं। ठीक है, तो चौथा आपका होता है विरूपित या अपंग बालक। इसके बाद पांचवा आपका होता है नाजुक बालक एंड इसके बाद आता है आपका मिर्गी रोग वाले बालक। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को देखिए विरूपित बालक के बारे में नहीं पता होगा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विरूपित बालक किसे कहा जाता है, जानते रहेंगे तो हो सकता है शॉर्ट आंसर में आ जाए क्वेश्चन में, तो आप लोग कर लें। ठीक है, विरूपित या अपंग बालक क्या होते हैं, देखिए इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो लूले लंगड़े और अपाहिज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो लूले लंगड़े अपाहिज होते हैं वही विरूपित या अपंग बालक कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी मांसपेशियां व हड्डियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, फलतः वे चलने फिरने व काम करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, बालकों में अपंगता जन्मजात दोष भी हो सकते हैं और वातावरणीय कारकों के कारण भी। ठीक है, यानी कि जो बालक हैं उनमें जो अपंगता होती है, लूले लंगड़े बहरे, ये देखिए जन्म से भी हो सकता है एंड बाद में भी हो सकता है वातावरणीय कारकों से। ठीक है, जैसे जन्म के समय, प्रसव के दौरान नुकीले औजार लग जाने से, ठीक है, गर्भकाल के दौरान गर्भवती माता को पौष्टिक आहार न मिल पाने से और गर्भकाल के दौरान एक्सरे कराने से अथवा किसी गंभीर बीमारी के होने से, ठीक है, या सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से चोट लगने से। ठीक है, इस प्रकार से आपके अपंग या विरूपित बालक हो जाते हैं। आगे है कि अपंग बालकों को अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने में काफी असुविधा होती है। बिल्कुल सही बात है, देखिए लूले लंगड़े अपाहिज हैं तो वो अब दैनिक दैनिक डेली का जो कार्य होता है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, यानी कि असुविधा होती है। इनके सीखने की गति भी अत्यंत धीमी होती है, अतः इन्हें पढ़ाते लिखाते समय अधिक धैर्य की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि पढ़ाते लिखाते समय थोड़ा सा धैर्य से पढ़ाई लिखाइए, क्योंकि बेचारा अपंग है तो मेंटली थोड़ा सा डिसऑर्डर तो होगा ही। ठीक है, समझने में उसको टाइम लगेगा, इसलिए धैर्य से पढ़ाने की जरूरत होती है। विरूपित बालक औसत बालक की तुलना में शारीरिक सशक्तता में कम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, शारीरिक रूप से तो वो कमजोर है, ठीक है, सशक्त नहीं है।
इसके अतिरिक्त इन बालकों में कुपोषण बीमारी, पक्षाघात, रक्ताल्पता या अन्य विभिन्न शारीरिक अक्षमताओं के कारण जीवन शक्ति क्या होती है, इनकी मंद होती है। ठीक है, देखिए बर्डिन एवं ब्लेकहर्स्ट ने 1985 में विरूपित बालक को इस प्रकार से परिभाषित किया है। आइए देखते हैं कैसे परिभाषित किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अधोपीड़ित, ठीक है, अधोपीड़ित निःशक्त बालक वह है जिसकी शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उसके सामान्य सामाजिक अंतः क्रियाओं एवं अंतर संबंधों को इस सीमा तक बाधित एवं सीमित कर देती है कि उसे विशिष्ट सेवाओं तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशिष्ट अपनी सेवाओं और कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है किसको, विरूपित बालक या फिर अपंग बालक को। एंड इसके बाद आपका था एक नाजुक बालक। ठीक है, डेलिकेटेड चिल्ड्रन। नाजुक बालक के बारे में समझ लीजिए कि ये भी क्या है, इसके बारे में आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, पढ़ा देती हूँ मैं। ठीक है, पेपर में आएगा तो कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बट चांसेस हैं, हो सकता है कि पेपर आप लोगों का रिपीट हो जाए 2022 वाला, क्योंकि 2023 एंड 2024 में क्या है कि पेपर चेंज हो गया था आपका। ठीक है, नाजुक बालक, देखिए शारीरिक रूप से निर्बल, कमजोर व दुबले पतले बालक को नाजुक बालक कहते हैं। ठीक है, बहुधा रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया के ये शिकार हो जाते हैं। इनके शरीर में खून की काफ़ी कमी होती है। ठीक है, इस कारण इनकी कार्य क्षमता बहुत ही कम होती है। हृदय संबंधी रोग, दमा, जुकाम, खांसी आदि के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आगे है कि नाजुक बालक अक्सर बीमार रहते हैं। जरा सा काम करने अथवा 1-2 किलोमीटर पैदल चलने पर ही वे थक जाते हैं। इनमें बल व स्फूर्ति का काफ़ी अभाव होता है। ठीक है, यानी कि ये स्फूर्ति नहीं रहते, ये लचीले नहीं होते हैं, काफ़ी अभाव पाया जाता है। खेलों के प्रति इनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। अतः ये बालक सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी पिछड़ जाते हैं। सामान्य बालक इन्हें अपना दोस्त बनाने व अपने संग साथ खेलने से मना कर देते हैं। फलतः नाजुक बालक अपने आप को दूसरे बालकों की तुलना में बहुत ही कम पाते हैं। इनमें कार्य के प्रति उत्साह नहीं रहता है। ठीक है, कमजोर बालक जो होते हैं उनमें कार्य के प्रति कोई उत्साह नहीं रहता है। ठीक है, आगे है कि बालकों में नाजुकपन के प्रमुख कारण है, जैसे कि वंशानुक्रम हो गया, गंभीर रोग हो गया, दुर्घटना, अधिक रक्तस्राव, संतुलित व पौष्टिक आहार की कमी, दोषपूर्ण लालन पालन आदि। ठीक है, ये सभी नाजुकपन के प्रमुख कारण हैं। आगे है कि नाजुकपन ऐसा कोई रोग या दोष नहीं है जिसका कि इलाज संभव नहीं है। ठीक है, नाजुक बालकों के खान पान, लालन पालन पर विशेष ध्यान देकर इनकी नाजुकता एवं कमजोरी को दूर किया जा सकता है। आगे आता है पॉइंट नंबर 6, शारीरिक रूप से जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, मिर्गी रोग वाले होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, देखिए मिर्गी रोग में दौरे पड़ते हैं। ठीक है, जिसके कारण बालक चेतना शून्य हो जाता है। मिर्गी पड़ने के दौरान कई बालक अपने हाथों पैरों को बुरी तरह से पटकने लगते हैं तथा छटपटाने लगते हैं। उसके बाद वे बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ बालक में मिर्गी के दौरे जल्दी जल्दी पड़ते हैं तो कुछ में कई महीनों एवं वर्षों के उपरांत पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक होते हैं आपके मिर्गी रोग वाले बालक। और इसमें आगे और है कि देखिए अभी तक मिर्गी रोग के मूल कारणों का पता नहीं चल पाया है कि ये किस कारण से होता है। ठीक है, अभी तक सोचिए इतना जनरेशन आगे चल गया है फिर भी अभी तक ये नहीं पता है कि मिर्गी रोग के कौन से कारण होते हैं। ठीक है, आगे है कि चिकित्सकों का ऐसा मानना है कि तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होने से तथा इस पर दबाव पड़ने से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। ठीक है, वही मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मिर्गी रोग संवेगात्मक तनाव के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि इमोशनली वो जब तनाव होते हैं, ठीक है, तो मिर्गी रोग होता है, ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, आगे है कि वैसे ये बालक सामान्य बालक की तरह ही होते हैं, मगर रोग को दशा में अवश्य ही कुछ असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीटली मिर्गी रोग के बारे में। अगला है सामाजिक समायोजन में कठिनाई। अब देखिए अभी मैंने पहले या तीसरे क्वेश्चन में आपको ये बताया था। अच्छा, इसका आंसर भी नहीं दिया है।
ओहो! लगता है मैं भूल गई लिखने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, समझा देती हूँ मैं, ठीक है? सामाजिक समायोजन में कठिनाई, यानी कि जो बच्चे सामाजिक समायोजन में कठिनाई नहीं कर पा रहे हैं, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो आपके विकलांग बच्चे हैं, सामाजिक समायोजन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं? जैसे वो समाज में आते हैं, ठीक है? उनको क्या बहिष्कृत कर दिया जाता है, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम खेलने के लायक नहीं हो, ठीक है? तो उनको क्या होता है कि उनके अंदर थोड़ा-सा हीन भावना आने लगती है, वो कुंठा हो जाते हैं, ठीक है? कुंठित हो जाते हैं, अपने आप पर वो निराशा महसूस करते हैं, मैं ऐसा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यही सब उनको कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है? सामाजिक क्षेत्र में आती है, आर्थिक से क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती हैं। तो यहाँ पर समायोजन करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, ठीक है? सदस्यों, मित्र हैं, थोड़ा-सा उनसे यानी कि प्रेम पूर्वक, ठीक है? और थोड़ा-सा अच्छे से उनसे पेश आना चाहिए। ठीक है? और जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए, ठीक है? उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं विकलांग हूँ, तो सब लोग मुझे ही समझे या फिर मुझे सब लोग बहिष्कार करें। उनको अपने से ये समझना होना यानी कि समझना चाहिए कि हाँ, मैं विकलांग हूँ, तो मुझे यहाँ पर एडजस्ट करके चलना है, ठीक है? कोई कुछ कह भी रहा है, तो इतनी किसी बातों को दिल पे नहीं लेना है। अपने आप को समायोजित करके चलना है, ठीक है? समाज में। ठीक है? तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें आप लोग अपने माइंड से भी बहुत कुछ बना के लिख सकते हैं और इतना मैं पढ़ाया है, ठीक है? तो इतना क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आप लोगों के माइंड में कुछ तो आया होगा कि आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है? और मैं काफ़ी थक गई हूँ क्योंकि अच्छे से नींद भी नहीं पूरी हुई है, ठीक है? आई थिंक इस टाइम कितना टाइम हो रहा है? इस टाइम 4:14 हो रहा है, यानी कि 4:15 हो रहे हैं। आप लोगों को ये जो क्लास है 15 मिनट बाद आप लोगों को 4:30 बजे मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और सेकंड पेपर के बारे में ज़्यादा हो नहीं पाएगा। मान लीजिए मैं क्लास आप लोगों को दे भी दूँगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है? इतना पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे फँस भी जाएँगे आप लोगों के, ठीक है? और कल आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों को कमेंट में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यानी कि पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। एंड पेपर जो है वो आप लोग हमें सेंड करिएगा, ठीक है? ताकि मैं भी देखूँ फर्स्ट पेपर आपका कैसा आया था एंड सेकंड पेपर कैसा आया है, जिससे कि हम लोग अपने थर्ड पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ, ठीक है? चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, एंड आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से दीजिएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन करिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों को, जो लोग नहीं देख पाए हैं वीडियोज़ को, सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सबको हेल्प मिल सके, ठीक है? अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के ज़रिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। साथ ही साथ आप लोग अपने चैनल लर्न विद अल्पना को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपने अगली क्लास यानी कि थर्ड पेपर की क्लास में, जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।